हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मनुष्य में लैंगिक प्रजनन। तो क्या आप बता सकते हैं रासायनिक समन्वय द्वारा कौन कौन से हार्मोन्स अर्थात संप्रेरक मानवीय प्रजनन के कार्य को नियंत्रित करते हैं। पीयूष ग्रंथि से एफएसएच और एलएच जैसे हार्मोन संप्रेरक स्रावित होते हैं। पुरुष में एलएच हार्मोन को आईसीएसएच हार्मोन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि पुरुष के शरीर में इनका कार्य भिन्न होता है। पुरुष तथा स्त्री के जनन ग्रंथियों से हार्मोन का स्राव होता है। इन हार्मोन्स में से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुष के वृषण में से स्रावित होते हैं तथा स्त्री के अंडाशय में से एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन स्रावित होते हैं। पुरुषों में व स्त्रियों में वे कौन से हार्मोन्स हैं जो उम्र के अनुसार शरीर में होने वाले परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो पुरुष के शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तथा स्त्री के शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन उनके आयु के अनुसार होने वाला शारीरिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। विवाह के समय लड़कियों की आयु कम से कम 18 वर्ष तथा लड़कों की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। ऐसा कानून क्यों बनाया गया है? लड़कियों के शरीर की पूर्ण वृद्धि 18 वर्ष की आयु तक नहीं हो पाती है। उनके 18 वर्ष की आयु होने तक उनमें शारीरिक तथा भावनात्मक परिपक्वता का विकास नहीं हो पाता। इसलिए 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक लड़कियां विवाह तथा गर्भधारण करने योग्य नहीं हो पाती। इसी प्रकार लड़कों की आयु 21 वर्ष होने पर उनके शरीर की पूर्ण वृद्धि हो जाती है। अतः विवाह के पश्चात पति पत्नी का स्वास्थ्य उत्तम बना रहे, इस उद्देश्य से विवाह के समय लड़कियों की आयु कम से कम 18 वर्ष तथा लड़कों की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। ऐसा कानून बनाया गया है। आनुवांशिकता और आनुवांशिक परिवर्तन। इस प्रकरण में हमने लास्ट ईयर देखा था कि पुरुषों में XY यह लिंग गुणसूत्र होते हैं तथा स्त्रियों में XX यह लिंग गुणसूत्र होते हैं। इन्हीं लिंग गुणसूत्रों के कारण स्त्रियों और पुरुषों के शरीर में विशिष्ट अंगों वाले प्रजनन संस्थान का निर्माण होता है। X यह गुणसूत्र स्त्री और पुरुष दोनों में होता है, तो Y यह गुणसूत्र केवल पुरुषों में होता है, अर्थात Y गुणसूत्र केवल पुरुषत्व के लिए उत्तरदायी होता है, तो X गुणसूत्र स्त्रीत्व के लिए। अब हम आगे देखेंगे मानवीय पुरुष प्रजनन संस्थान। मानवीय पुरुष प्रजनन संस्थान वृषण, विभिन्न वाहिनियां, नलिकाएं और ग्रंथियों से मिलकर बनता है। वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होता है। वृषणों में अनगिनत शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। उनमें पाई जाने वाली जनन उपकला की कोशिकाएं अर्धसूत्री पद्धति द्वारा विभाजित होकर शुक्राणु का निर्माण करती हैं। विभिन्न नलिकाओं द्वारा ये शुक्राणु आगे भेजे जाते हैं। इन नलिकाओं का क्रम वृषण जालिका, अपवाहिनी, अधिवृषण, शुक्र नलिका, स्खलन वाहिनी, जनन मूत्र वाहिनी इस प्रकार है। शुक्र कोशिका जैसे जैसे एक नलिका से दूसरी नलिका में भेजी जाती है, वैसे वैसे वह परिपक्व होकर फलन करने योग्य हो जाती है। शुक्राशय का स्राव स्खलन ग्रंथि में स्रवित होता है और प्रोस्टेट ग्रंथि तथा काउपर ग्रंथि का स्राव मूत्र जनन नलिका में स्रवित होता है। ये सभी स्राव और शुक्राणु मिलकर वीर्य तैयार करते हैं। ये वीर्य शिश्न के माध्यम से बाहर छोड़ा जाता है। स्खलन वाहिनी, जनन मूत्र वाहिनी और शिश्न को छोड़कर सभी अंगों की एक एक जोड़ी होती है। कुछ रोचक जानकारियाँ।
पहला, अधिवृषण नलिका की लंबाई 6 मीटर होती है। एक शुक्राणु की लंबाई 60 माइक्रोमीटर होती है। इतने छोटे आकार वाले शुक्राणु को पुरुष प्रजनन संस्थान के बाहर निकलने में लगभग 6.5 मीटर लंबाई की दूरी तय करनी पड़ती है। शुक्राणु को बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके लिए वीर्य में फ्रुक्टोज नामक शर्करा होती है। अब हम आगे देखेंगे मानवीय स्त्री प्रजनन संस्थान। स्त्री प्रजनन संस्थान में पाए जाने वाले सभी अंग उदर गुहा में ही स्थित होते हैं। इसमें अंडाशय की एक जोड़ी, अंडवाहक नलिका की एक जोड़ी, एक गर्भाशय और एक योनि का समावेश होता है। इसके अलावा कंदमूल मार्ग ग्रंथि की एक जोड़ी होती है। सामान्यतः हर महीने में एक अंडकोशिका एक अंडाशय से बारी बारी से उदर गुहा में छोड़ी जाती है। अंड नलिका के सिरे का भाग एक वायु कोष्ठिका के जैसा होता है, जिसके मध्य भाग में एक छिद्र होता है। उस छिद्र से अंडकोशिका अंडवाहक नलिका में प्रवेश करती है। अंडवाहक नलिका के आंतरिक पृष्ठभाग पर रोमक होते हैं। ये रोमक अंडकोशिका को गर्भाशय की ओर ढकेलते हैं।